ये आपकी जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू, हर जगह मदद पहुंचाता है। चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। दौलतमंद होने की वजह से आदमी को जो सम्मान मिलता है वह दरअसल उसका नहीं, उसकी दौलत का सम्मान है। ये मुंशी प्रेमचंद ने कहा था। जोखिम की राह पर रेल यात्रा, और आए दिन आप देखते हैं कि रेल यात्रा, रेल दुर्घटनाओं के बारे में भी खूब आप लोग सुनते रहते होंगे। हाल ही में तेलंगाना में चलती रेलगाड़ी की शौचालय में एक नाबालिग से बलात्कार हुआ। पिछले महीने 24 मार्च को सिकंदराबाद के पास महिला यात्री बलात्कार से बचने के लिए चलती गाड़ी से कूद गई। 15 मार्च को विदिशा के पास गोंडवाना एक्सप्रेस के सामान कोच में किन्नर गिरोह ने कथित रूप से पीट कर एक यात्री को मार डाला। दिसंबर 2023 में कटनी सतना स्टेशन के बीच चलती यात्री गाड़ी में महिला से बलात्कार की घटना हुई। कुंभ यात्रा के दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 14 यात्रियों की मौत हुई। उसके पूर्व जलगांव रेलवे स्टेशन के पास पुष्पक एक्सप्रेस में अफवाह फैलने से बड़ा हादसा हो गया और इन सभी घटनाओं से यात्री सुरक्षा और सतर्कता को लेकर भारतीय रेल कटघरे में है। सुखद है कि रेल प्रबंधन ने कभी भी हादसों से सबक लेकर उसमें आप देखते हैं कि क्या ये उसमें सुधार के प्रयास नहीं किए। ये दुखद है, समझ रहे हैं आप लोग। पिछले वर्ष नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर छठ पर्व के दौरान प्लेटफॉर्म पर हुई भगदड़ में 5 महिला यात्रियों की मौत हुई थी। 2010 में भी नई दिल्ली स्टेशन पर अचानक प्लेटफॉर्म बदलने से हुई भगदड़ में 2 यात्रियों की मौत हुई थी। घटना की जांच के लिए रेलवे ने अलग से जांच समिति बनाई, लेकिन वास्तविक कारण बताए बगैर मंत्रालय ने जांच रिपोर्ट दे दी। फरवरी 2013 में इलाहाबाद स्टेशन पर हुई कुंभ के दौरान भगदड़ में 36 यात्रियों की मौत हुई थी। यह इस बात का प्रमाण है कि घटना के समय बनने वाली जांच समितियां मात्र कागजी हुआ करती हैं और रेल मंत्रालय भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने का प्रभावी बंदोबस्त करना नजर नहीं आता। और गाड़ी आने के कुछ समय पहले प्लेटफॉर्म बदलने की उद्घोषणा से पिछले 1 दशक में कई लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इस दिशा में कोई सुधार नजर नहीं आता है। देखिए, जब तक कोई रेल दुर्घटना नहीं होती तब तक हम लोग सोते रहते हैं, लापरवाही चलती रहती है। जैसे ही कोई दुर्घटना हुई, लोग मारे गए, फिर सरकार जागेगी, प्रशासन, सरकार, सब नेता हमारी बातें करने लग जाएंगे। फिर उसके लिए कोई कमेटी बना दी जाएगी। कमेटी की क्या रिपोर्ट आती है, उससे हम क्या एक सीख पाते हैं, ये सब धरा का धरा रह जाता है। फिर हम लोग इंतजार करते हैं कोई और दुर्घटना हो, फिर हम लोग जागेंगे। देश के अनेक हिस्से में तीसरी रेल लाइन डालने से रेलगाड़ियों के समय में सुधार अवश्य हुआ है, लेकिन यात्री गाड़ियों के निर्धारित प्लेटफॉर्म पर आने की अनिश्चितता बढ़ी है। एन वक्त पर प्लेटफॉर्म बदल दिए जाने से बुजुर्ग और बीमार यात्रियों की मुसीबत बढ़ जाती है। आरक्षित डिब्बों में अतिरिक्त यात्रियों की उपस्थिति और अवैध विक्रेताओं को रोकने में रेल प्रभावी कार्रवाई करने में हमेशा विफल दिखाई देता है। इस वजह से अपराध की घटनाएं भी होती हैं। यात्रियों की शिकायत पर रेल मंत्रालय कार्रवाई करने के बजाय कुछ और ही योजनाओं में जुटा है। हैरत है कि रेलवे सुरक्षा बल में भर्ती नहीं हो रही है। दूसरी ओर प्रतिबंध कमी घट रही है और देश भर में तय पदों की तुलना में रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी पुलिस में संख्या काफी कम है। और रेलवे में आप लोग कितने बार देखते हैं रात में कि पुलिस वाले आ रहे हो, वो रेलवे पुलिस वाले, और जनरल डिब्बों में क्या हालत रहती है। कई वर्ष पहले रेलवे ने यात्री किराए बढ़ाते समय प्रत्येक गाड़ी में सुरक्षा बल की तैनाती का आश्वासन दिया था, मगर सुरक्षा बलों की रेलगाड़ियों में तैनाती को नजरअंदाज कर दिया गया। यात्री गाड़ियों में अवैध विक्रेता और स्टेशनों पर भोजन देने वाले अनाधिकृत विक्रेता सुरक्षा और यात्रियों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हैं, लेकिन इसे रोकने के लिए रेल विभाग सजग नजर नहीं आता है। विश्व में चौथे क्रम का बड़ा रेल नेटवर्क होने के बावजूद यात्री सुरक्षा और सुविधा विस्तार को अधिक प्राथमिकता देने के बजाय रेल मंत्रालय सजावटी उपाय पर ध्यान केंद्रित किए हुए है। बुलेट ट्रेन, तेजस, वंदे भारत जैसी रेलगाड़ियां प्राथमिकता में हैं और आप देखते हैं बड़ी आबादी के काम आने वाले सामान आप देखते हैं कि यात्री कोच और गाड़ियों पर मंत्रालय की प्राथमिकता उपेक्षित ही रही है। देश में प्रतिदिन रेलगाड़ियों से 2.5 करोड़ यात्री अपने गंतव्य की यात्रा शिकायतों के साथ करते हैं। उसमें मध्यम आय वर्ग के यात्रियों की संख्या सर्वाधिक हुआ करती है। अब आप सोचिए, रेल में चलती ट्रेन में अगर बलात्कार हो जा रहे हैं, रेप हो जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। इन दिनों सामान्य शयनयान, आरक्षित कोच और सामान्य श्रेणी की बोगियों की संख्या कम करके इसके स्थान पर वातानुकूलित यान को संख्या बढ़ाई जा रही है और जिसका उद्देश्य अधिक आय अर्जित करना है। सामान्य श्रेणी की बोगियों की संख्या कम होने के कारण कई यात्री दरवाजे पर खड़े होकर या पायदान पर बैठकर यात्रा करने की कोशिश करते हैं
और इस अवस्था में रेलगाड़ियों से गिरकर यात्रियों की मौत हो जाती है। वर्ष 2022 की महालेखा परीक्षा रपट में रेल दुर्घटनाओं के मुख्य कारणों में पटरियों के रखरखाव में गुणवत्ता की कमी को रेखांकित किया गया था। कर्मचारियों की लगातार कमी, नए पदों पर योग्य स्थायी कर्मचारियों की भर्ती के बजाय कार्यों को ठेके पर देने से गुणवत्ता में कमी और लापरवाही भी बढ़ी है। यात्रियों की संख्या बढ़ने के बावजूद सुरक्षा बल की भर्ती में निरंतर कटौती की जा रही है। जून 2023 में उड़ीसा के बालासोर में रेलगाड़ियों की टक्कर में 296 यात्रियों की मौत के बाद रेल मंत्रालय ने स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली की मंजूरी दे दी। यह प्रणाली घने कोहरे से होने वाली दुर्घटनाओं और आग रोकने में मदद करती है, मगर इसके क्रियान्वयन में सुस्ती बनी हुई है। मिसाल के लिए पश्चिम तथा एवं मध्य रेलवे के लिए 14,000 करोड़ का बजट और सुरक्षा कवच मंजूर होने के बाद अब भी कार्य की गति बहुत धीमी है। रेल सुरक्षा एवं यात्री सुविधा की गुणवत्ता और रखरखाव के लिए 3 लाख कर्मचारियों के पद बरसों से खाली हैं। यात्री गाड़ियों में सामान्य बोगियों की संख्या रेलवे ने कम जरूर की है, लेकिन इसके अनुपात में यात्री टिकट बेचना कम नहीं किया है, और जिससे सामान्य कोच में यात्री को क्षमता से कई गुना अधिक संख्या में प्रतिदिन विषम हालात में सफर करने के लिए मजबूर होते हैं। इस प्रकार की यात्रा से दम घुटने, हृदयघात सहित प्यास से मौत की घटनाएं हो चुकी हैं। हाल में दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्षमता से अधिक टिकट बेचने पर रेलवे से जवाब मांगा था। सामान्य शयनयान और वातानुकूलित यानों में अनाधिकृत और प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को रोकने रेलवे प्रभावी कदम उठाने में निष्क्रिय रहा है। अतिरिक्त कमाई में वृद्धि के लिए उसने सस्ते वातानुकूलित यान की अहम सैन्य प्रणाली प्रारंभ की है। तृतीय वातानुकूलित की तुलना में किराए में मामूली कमी कर इसमें 18 यात्री सीटें बढ़ाई गई हैं। यात्री सीटें, और इस कोच में आप देखते हैं कि क्या इस कोच में यात्री वर्ग के आकार में कमी की गई है, और इसमें बुजुर्ग और बीमार यात्रियों के लिए लंबी दूरी की यात्रा न केवल कष्टप्रद बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सजा से कम नहीं है। 2023-24 में यात्री और माल भाड़े से 2.40 लाख करोड़ रुपए कमाने वाले रेल विभाग सामान्य रेल सुरक्षा और यात्री सुविधा को अधिक जिम्मेदार बनाने के बजाय उसका ध्यान बुलेट और वंदे भारत जैसी उच्च गति की ट्रेनों के परिचालन में अधिक है। लेकिन रेल सुरक्षा और भीड़ के हिसाब से यात्री गाड़ियों की व्यवस्था करने में सुस्ती चिंता का विषय है। और ये भी मांग उठती रहती है ना कि भैया जो पहले से रेल में हैं, पहले उनकी तो स्थिति सुधारिए, फिर नई लाइए। वंदे भारत की बात कर लीजिए, महंगा उसका किराया आप लोग देख लीजिए, बहस का भावर। याद देखिए, सच है कि हर कोई बोलना तो बचपन में सीख जाता है, लेकिन अपनी बोलचाल में सही शब्दों का चयन कई बड़े बड़े विद्वान भी नहीं सीख पाते हैं। उच्च शब्दों को चुनकर सही समय पर बोलना अच्छों को भी सीखते सीखते ही आ जाता है और अब आ पाता है, और जो सीख ले वह कई बड़ी बहसों से पैदा झगड़ों से खुद को बचा लेता है। नतीजतन परस्पर रिश्तों में कटुता नहीं आ पाती। बहस एक भंवर ही है, और जिसमें पढ़ने से ना चाहते हुए भी कठोर और कटु शब्द निकल ही जाते हैं। और आप देखते हैं कि खासतौर पर आजकल बहसों का जो आप देखते हैं कि स्वरूप होता जा रहा है, और वह विमर्श कम टकराव ज़्यादा लगता है। और हालांकि बहस करना या ना करना परिस्थिति और उद्देश्य पर निर्भर करता है। तर्कसंगत नजरिए से की जाने वाली बहस बेशक सोच समझकर क्षमता बढ़ाती है और अपने विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करना सिखाती है, या कभी कभी समाधान तक पहुंचने का प्रभावी तरीका भी बनती है। लेकिन साथ साथ बहस से रिश्तों में तनाव आता है, रिश्ते बिगड़ते हैं और दोनों ओर की शांति भंग होती है। बहस का अर्थ बात बेबात, आपसी बात विवाद, तर्क बेतर्क, सवाल जवाब, शाब्दिक या फिर जुबानी असहमति और वाक युद्ध होता है। इंसानी दिमाग में सही और गलत को विभाजित करने की क्षमता होती है, इसलिए सच भी अगर ध्यानपूर्वक दिमाग की सुने तो छोटी बड़ी बेमतलब की बहस से बचा जा सकता है। ओशो की राय भी है कि शांति तभी आती है जब हम बेकार की बहस से प्रभावित होकर विचलित होना बंद कर देते हैं। एक सुनी सुनाई कहानी, गधे और बाघ के बीच बहस छिड़ गई। गधा कहने लगा कि घास नीली है। बाघ बोला, नहीं भाई, नीली नहीं, घास तो हरी है। गधा अपनी बात से टस से मस्त नहीं हुआ। ऐसे गधे आजकल आप लोगों को खूब देखने को मिल जाएंगे। बाघ ने सलाह दी कि बहस छोड़ो, चलो जंगल के राजा से फैसला करवा लेते हैं। दोनों बब्बर शेर के पास गए। गधा बताने लगा, महाराज देखिए, मैं इसे कह रहा हूं कि घास नीली होती है, लेकिन यह है कि मानता ही नहीं, कहता है कि घास हरी होती है। अब आप ही बताइए कि कौन सही है कौन गलत है। शेर गधे से बोला, बेटा तू ठीक कह रहा है और घास नीली होती है। सुनकर गधा खुशी से झूम उठा। शेर ने आगे कहा कि बाघ, तुमने गधे से बहस की, उसका समय खराब किया, इसलिए तुम्हारी सजा तुम्हें अब एक दिन मौन
क्या मौन आप देखते हैं रहना होगा, बिल्कुल खामोश। बाघ की हार और दंड पर तो गधे की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गधा नाचते गाते चलता गया और तब बाघ ने शेर से जानना चाहा कि आप कैसे राजा हैं। मैं जानता हूं कि घास हरी होती है, सभी जानते हैं कि घास हरी होती है, बावजूद उस इसके आपने कैसे शेर से सहमति जता दी कि घास नीली होती है। शेर सहज भाव से समझाने लगा, तू मैं और सभी जानते हैं कि घास हरी होती है, लेकिन गधा ही क्यों कह रहा है कि घास नीली होती है। तुझे इसी बात की सजा मिली है कि इस बात पर तुम गधे के साथ बहस कर रहे हो। वाद विवाद में पड़ना बुरा नहीं है, बुराई तब है जब इंसान बिना उद्देश्य की बहस करता है और अपना विवेक खोता है, आप ही से बाहर हो जाता है। वास्तव में विवेकशीलता से ही अपनी बेमतलब की बहस का बोध हो सकता है। जब जब चित्त शांत होता है, मन मस्तिष्क में स्थिरता होती है, तब तक कोई भी भड़कीली बहस कर ही नहीं सकता है। इसलिए नासमझी बेसिर पैर की बहस को बढ़ चढ़कर हवा देते हैं, जबकि समझदार खुद पर काबू रखकर बहस से दूर हटे जाते हैं। सही सयाने बताते हैं कि अपने संवाद में नपे तुले शब्दों का चयन संसार की बहुतेरी परेशानियों से बचाने का दम रखता है। यही सुंदरता तमाम संसारिक विवादों से भी बाखूबी बचाती है। यानी बहस से दूरी और अच्छे शब्द की ही बहस के भौर से उभरने वाली संकटों से मुक्ति दिला सकते हैं। किसी ने सही कहा है कि मत दिमाग और जुबान परेशानियों के घर बन जाएं तो वे परेशानियों और भी नई परेशानियों पैदा कर घर बसा लेते हैं। नाहक बहस से बचना एक अच्छा काम ही है, खासतौर पर वैसे लोगों के साथ होने वाली बहसों से जिनकी दशा बिगड़ जाने की आशंका हो। और जीवन में खुशी और खुशहाली तब आती है जब इंसान बहस करके दूसरों को बदलने की कोशिश करना छोड़ देता है। रूसी साहित्यकार चेखव यशमय जीवन के 3 सरल सूत्रों का जिक्र करते हैं। सदा धीरे बोलो, कम बोलो और मीठा बोलो। कम बोलना बहस नहीं होने दे सकता है। समझना चाहिए कि किसी से किसी भी तरह के मुकाबले की जरूरत नहीं है। दुनिया में कम ही लोग हैं जो अनुभव से सीखते हैं। एक दिन बहस की, दूसरे दिन विरोध किया, तीसरे दिन क्रोध का पारा चढ़ गया, लेकिन रुके नहीं, अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। जीवन का सार सीखे नहीं। बार बार रोज रोज की बहसों से कुछ हासिल नहीं होता। अगर किसी ने जीवन में इस मंत्र का इत्र निचोड़ लिया तो आने वाला समय महक उठेगा। एक और आप लोगों को यहाँ बात बता दूं, मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि किसी से बहस में मत पड़ा करिएगा। अगर वो झूठ भी बोल रहा है तो आप देखते हैं कि झूठ भी आजकल लोग बोलते हैं तो इतना, मैं कहता हूं कि डटे रहते हैं अपने झूठ पर कि उन्हें लगता है यही अंतिम सत्य है। तो मैं कहता हूं कि वहां आपको बहस नहीं करना है। एक आध बार आप समझाइए, समझ रहा है, नहीं समझ रहा है तो उसी को सच मान लीजिए। उसके लिए आप सच जानते हैं, अच्छी बात है, उससे कहिए ठीक है भैया आप ही सही हैं, और वहां से निकल आइए। क्योंकि ऐसे लोग ना तो जानते हैं और ना ही मानते हैं, तो उनसे बहस करके क्या मिलोगे। खतरनाक दवाएं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की औषधि नियंत्रकों को 35 दवाओं पर पाबंदी लगाने का निर्देश आम जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनजर एक जरूरी कदम है। मगर इससे एक बार फिर यही साफ होता है कि दवा कंपनियां किस तरह आम लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रही हैं। गौरतलब है कि CDSCO ने 35 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन यानी FDC दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण को रोकने का निर्देश दिया, और जिसमें दर्द निवारक, पोषक संबंधी पूरक आहार, मधुमेह रोधी दवाएं शामिल हैं। इस प्रतिबंध का उद्देश्य इन दवाओं की वजह से जन स्वास्थ्य और सुरक्षा के सामने पैदा हो रहे खतरों को रोकना है। मगर सवाल है कि सरकार के संबंधित महकमों के तहत एक व्यापक तंत्र होने के बावजूद ये दवाएं खुले बाजार में कैसे पहुंचती हैं। किसी भी दवा के उत्पादन और उसके बाजार में आकर एक जरूरतमंद उपभोक्ता तक पहुंचने की प्रक्रिया होती है। अगर कुछ दवाएं लंबे समय तक बाजार में बिकती रहती हैं तो उससे उपजे जोखिम के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। पिछले वर्ष अगस्त में ही बुखार, सर्दी, एलर्जी और दर्द के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 156 FDC दवाओं पर पाबंदी लगा दी गई थी। तब भी यह कहा गया था कि ये दवाएं इंसान के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। एक निर्देश अक्सर जारी किए जाते हैं, मगर यह समझना मुश्किल है कि सख्ती के बावजूद फिर से कुछ ऐसी दवाएं खुले बाजार में कैसे पहुंचती हैं। दवा कंपनियों के लिए वे कैसे नियम कायदे तय किए गए हैं जिसके तहत भी ऐसी दवाओं का उत्पादन करते हैं, उन्हें उपभोक्ताओं तक पहुंचा जाता है जो इंसान के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकती हैं। अगर ऐसी दवाएं बनाने वाली कंपनियां राज्य के प्राधिकरणों से इसके लिए लाइसेंस मिलने को ढाल बनाती हैं तो क्या इन कंपनियों के साथ साथ उन्हें इजाजत देने वाली संबंधित महकमों को भी कटघरे में खड़ा किया जाएगा। सही है कि CDSCO ऐसी दवाओं को चिन्हित करती है और उसे प्रतिबंधित करने का फैसला करती हैं, मगर जितने दिनों तक लोगों की सेहत को खतरे में डालने वाली
ऐसी दवाएं बिकती रहती हैं और ज़रूरत लोग उन दवाओं का सेवन करते हैं, उसका क्या और क्या कितना असर पड़ता है। 35 या 156 दवाओं पर पाबंदी लगाने की नौबत तभी आई जब उसे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक पाया गया। अगर किसी बीमारी के इलाज के क्रम में दी जाने वाली दवा को खतरनाक पाया जाता है तो यह सुनिश्चित कब होता है जिन दवाओं को जोखिम के दायरे में पाया जाता है और उनके परीक्षण और उनके नतीजों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हुए बिना आम लोगों के लिए उसके उत्पादन, बिक्री या फिर वितरण की इजाजत किस आधार पर दी जाती है। सुरक्षा और प्रभावकारिता के मूल्यांकन के बिना वैसी दवाओं के उत्पादन, बिक्री, वितरण के लिए लाइसेंस कैसे जारी कर दिया गया है। चिकित्सक उनके सेवन की सलाह किस आधार पर देते हैं जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। सेहत पर कुछ दवाओं के दुष्परिणाम पहले ही जटिल समस्या बने हुए हैं। ऐसे में जन स्वास्थ्य को खतरे में डालने वाली दवाओं के उत्पादन और बिक्री को लेकर बेहद सख्त नियम कायदे लागू नहीं किए गए तो इसका गंभीर खामियाजा सबको उठाना पड़ सकता है। मनमानी के स्कूल। इस देश में शिक्षा के व्यवसायीकरण के बढ़ते दायरे का विद्रोह कई बार बेहद अफसोसजनक तस्वीर सामने कर देता है। निजी विद्यालयों में मनमानी इस कदर बढ़ती जा रही है कि विद्यार्थियों को केवल कमाई का जरिया समझने लगे। ऐसा लगता है कि मुनाफाखोरी में लगे ये विद्यालय इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं कि महंगाई के इस दौर में बच्चों को किस तरह पाल रहे कुछ माता पिता कैसे अतिरिक्त शुल्क का बोझ रह सहेंगे। और देख भैया, मैं कहूँ ना, ये स्कूल आप देखते हैं कि नेताओं के भी होते हैं, अधिकारियों के, बड़े बड़े अधिकारियों के होते हैं स्कूल। इसीलिए आप देखते हैं कि इतनी महंगी महंगी शिक्षा हो गई। भाई आपको ड्रेस उन्हीं के यहाँ से लेना होगा, पैंट, टी शर्ट, आप टाई बेल्ट, आप देखिए मोजे। और मैं कहता हूँ बहुत दिन दूर नहीं है कि उनके अपने नाई होंगे, उन्हीं से आपको बाल कटवाने होंगे। वरना आप देख रहे हैं बैग और किताबें तो खरीदनी ही पड़ रही हैं। हालांकि इनमें ज़्यादा तो शुल्कों को कोई मजबूत आधार नहीं होता है, लेकिन संबंधित सरकारी महकमे अपनी आंखें मूंद कर एक तरह से इनकी अनुमति ही देते हैं। नतीजतन मनमानी बढ़ती जा रही है और तकलीफ यह है कि शुल्क वसूलने के क्रम में स्कूल प्रबंधक की ओर से कई बार ऐसे तौर तरीके अपनाए जाते हैं जो न केवल नियमों के विरुद्ध होते हैं बल्कि उसके लिए मानवीयता के सारे तकाजों को ताक पर रख दिया जाता है। गौरतलब है कि देश की राजधानी के द्वारका इलाके में स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में अनाधिकृत शुल्क का भुगतान न करने पर कुछ बच्चों को पुस्तकालय में बंद कर दिया गया और उन्हें कक्षाओं में जाने से रोक भी दिया गया है। और आप देखिए, न्यायालय इस तरह अमानवीय व्यवहार पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सही ही स्कूल प्रबंधन को फटकार लगाई, कहा कि छात्रों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार करने वाले ऐसे स्कूल बंद करने लायक है, जबकि किसी भी वजह से स्कूल में बच्चों को कोई भी शारीरिक दर्द देने पर सख्त मनाही है और समय समय पर अदालत भी इसके खिलाफ निर्देश जारी करती रही है। किसी भी तरह के भेदभाव और शारीरिक प्रताड़ना से बच्चों को कोमल मन, मस्तिष्क को ठेस पहुंचती है और इससे लगे सदमे का असर लंबे समय तक बना रह सकता है। यही बाल अधिकारों का भी हनन है। दूसरी ओर माता पिता स्वयं को अपमानित और प्रताड़ित महसूस करते हैं। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों का उत्पीड़न रोकने के लिए सुरक्षा उपाय होने चाहिए। मनमाने तरीके से शुल्क वसूलने के लिए विद्यालय द्वारा किसी तरह का भेदभाव हर हाल में अनुचित है। बच्चों को वस्तु समझकर बर्ताव करने वाले स्कूलों पर सख्ती से लगाम लगाने की जरूरत है। और मैं कह रहा हूं कि सरकारी स्कूलों में आप देखिए सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है, लेकिन सबसे खस्ता हालत भी उनकी बनी हुई है। इसीलिए तो आप देखते हैं कि माँ बाप क्या करते हैं कि बच्चों को पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूलों में। अगर आप सोचिए कि सरकारी स्कूलों की हालत सुधर जाए तो बच्चे क्यों जाएंगे प्राइवेट स्कूलों में। एक दूसरी बात और आपको बता दूं, सबको पता है कि प्राइवेट स्कूलों, सरकारी स्कूलों की समस्या क्या है, उनका समाधान कैसे हो सकता है, लेकिन समस्या ये है सबसे बड़ी कि उसका समाधान करे कौन, कौन आगे बढ़े। समझ रहे हैं आप लोग। तो इस तरह से आप देखेंगे एक कहानी है आपके जनसत्ता के आज के संपादकीय पाठ की। पढ़ते रहिए आप लोग, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो बता सकते हैं आप लोग। धन्यवाद।